नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। हमारे आज के कार्यक्रम चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान जिनसे हम लेंगे उनकी राय। कभी लोकतंत्र का पर्व कहा जाने वाला चुनाव आज इवेंट मैनेजमेंट और डिजिटल मीडिया के साये में एक उत्सव की तरह हो गया है। चुनाव और मीडिया ने बदलाव के कई दौर देखे हैं, बुलेट से बैलेट, मनी से मसल, डर और आतंक से लेकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तक का फेज। लेकिन सवाल तब उठता है जब मीडिया की भूमिका को बाजार से जोड़ा जाता है, वो भी उस दौर में जब चुनाव आयोग सशक्त और संवैधानिक निकाय के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। मीडिया पर कभी प्रो बिजनेस तो कभी पेड न्यूज़ का आरोप लगता है। इस सब के बीच आज का चुनाव पर्सनैलिटी और इशू के बीच उलझता दिख रहा है। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे बीच मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिग्गज और लोकसभा टेलीविज़न के कंटेंट एडिटर ज्ञानेंद्र पांडे सर और 2 दशकों से भी अधिक समय से हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जुड़े हुए प्रिंट और डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट अनिल माहेश्वरी सर। सर, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आज़ादी के समय की मीडिया, देश स्वतंत्र होने के बाद की मीडिया और आज़ादी के इतने सालों के बाद 21वीं सदी की मीडिया को बतौर विशेषज्ञ आप किस नज़र से देखते हैं? जहाँ तक मौजूदा दौर में चुनाव और मीडिया जो इस विषय से जुड़ा हुआ मामला है, हमको ये समझना होगा कि चाहे चुनाव हो, चुनाव के तौर तरीके भी बदले हैं और मीडिया का तौर तरीका, मीडिया का स्वरूप वो भी बदला है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दोनों लोग, चाहे वो चुनाव तंत्र, वो चुनाव को संचालन कराने वाला तंत्र है या मीडिया जो उस चुनाव को जन जन तक उसकी जानकारी देने वाला तंत्र है, दोनों अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी की। सर, आपका क्या सोचना है? एक समय था कि हम लोग टेलीग्राम से न्यूज़ भेजते थे जी। फिर उसके बाद में टेलीप्रिंटर आया, उसके बाद फैक्स आया, आज डिजिटल मीडिया है। टेक्नोलॉजी के जो बदलाव, टेक्नोलॉजी का बदलाव। ये मानना कि मीडिया ने कोई इलेक्शन में रोल प्ले करा है, वो ओवर एग्जीक्यूटेड है। मेरी अपनी राय ये है। सर, लेकिन लोग राय तो मीडिया को देखकर, सुनकर और मीडिया के माध्यम से भी बनाते हैं, ऐसा देखा जाता रहा है। मेरा सबमिशन ये है कि मीडिया का रोल एक लिमिटेड रोल है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वोटर इतना समझदार है कि वो मीडिया में किस टेलीविज़न पे क्या डिबेट आ रही है, किस अखबार में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, वो परसेप्शन बनाता है। इलेक्शन सारा इशू बात को आगे बढ़ाते हुए हम उसको इस संदर्भ में दे सकते हैं कि मीडिया की जो भूमिका है एक उत्प्रेरक की भूमिका हो सकती है, एक केवल कम्युनिकेट करने की, संवाद स्थापित करने की, जो मैंने पहले कहा था, जो कड़ी के रूप में जो तंत्र है, चुनाव का संचालन करने वाला तंत्र और जनतंत्र के बीच में एक कड़ी के रूप में मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल समझना नहीं चाहिए कि मीडिया की वजह से कोई वोट देने जाता है, आप वोट देने इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है, आज जबकि मीडिया बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारे बीच और जनता के बीच चुनाव और चुनाव के मसलों पे बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और उसके कई तरह के बाय प्रोडक्ट भी देखे जा रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, जैसे टेली डेमोक्रेसी एक शब्द आ रहा है। टेली डेमोक्रेसी दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में है, जहाँ मीडिया एजेंडा सेटिंग करती है और टेलीविजन के माध्यम से ही डेमोक्रेसी को हद दर्जे तक प्रभावित किया जाता है। तो यहाँ भी वैसा स्वरूप देखा जा रहा है। आज हम टेली डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात भी करते हैं और ये एक जरिया है, मतलब, और वो भी मैंने जो पहले कहा था कि कम्युनिकेशन का जरिया है, चाहे टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे टेली डेमोक्रेसी हो। बेसिकली क्या, आप जनतंत्र थोड़ी बना देगा मीडिया। जनतंत्र में क्या चीज़ें कहाँ कम हैं, कहाँ, उसको एक रास्ता देने की बात है। लेकिन वहीं जो मैंने पहले भी कहा था कि मीडिया में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, दोनों तंत्र में अगर ईमानदारी है अपने प्रति और अपने व्यवसाय के प्रति, तभी वो संवाद की स्थिति सार्थक मानी जा सकती है। आज के दौर में हम देख रहे हैं मीडिया का स्वरूप बदल गया है। पहले मीडिया मिशन होता था, जैसे अनिल जी ने भी कहा, आज़ादी से पहले का जो दौर था उसमें एक मीडिया का एक मिशन था और वो मिशन था देश की आज़ादी, अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना। और उस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस थी या हिंदू महासभा थी, वो सारे अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर केवल एक लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे कि भाई हमको अंग्रेजों से देश को आज़ाद करना है। उसी में
हमारे मीडिया की भूमिका भी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर के परारकर तक सैकड़ों पत्रकार उस समय हुए जिन्होंने, वो क्या गांधी जी खुद अपने आप में पत्रकार थे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मीडिया की भूमिका एक संवाद की भूमिका है, एक संवाद देने की कैसे करता है। सर लेकिन इस क्रम में अगर हम यह जानना चाहें बतौर प्रिंट और डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट आपसे, मीडिया के जो रोल हैं वो 3 ही रोल हैं, उसमें चौथा रोल ऐड नहीं हुआ है, एजुकेट, एंटरटेन एंड इन्फॉर्म। लेकिन आप इस बात पे देखिए कि आज जो एवेन्यूज हैं, जो हम पे साधन हैं, उनके अंदर बात को हमने पहुंचा, लेकिन परसेप्शन जिस आदमी ने जो बना रखा है वो अपने मुताबिक उस बात को लेता है। डिजिटल मीडिया का इन्फ्लुएंस आज बाजार के साथ इस कदर माना जा रहा है जिसमें किसी भी चीज़ को ब्रांडिंग, प्रोडक्ट सेलिंग और इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी के तरह प्रचार, अब की बार मोदी सरकार जैसे टैगलाइन या 5 साल केजरीवाल, क्या इस तरह की शुरुआत को आप किस तरह से देखते हैं सर? पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा ये जैसा हमारे बड़े भाई भी कह रहे थे कि जो ये शब्दावलियाँ हैं ये पैदा होती हैं, और ये पैदा होती हैं ज़रूरत के हिसाब से। आज से 10 साल पहले किसी भी चुनाव में किसी भी मीडिया को इस तरह के विज्ञापन और टैगलाइन की जरूरत नहीं पड़ती थी। जी हाँ, है ना, ये एक बदलाव। हाँ, ये एक बदलाव है। और वो बदलाव क्या है कि किस किस्म की ज़रूरत है। आज एक इंसान के पास, जिसको हम वोटर कहते हैं, उसके पास 10 चीज़ें हैं, 10 ऑप्शंस हैं। उसके पास व्हाट्सएप्स है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास इंटरनेट है। लेकिन आज से 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। जी हाँ। तो ये उसी हिसाब से ही ये जुमले पैदा होते हैं समय के हिसाब से, समय की मांग है। हाँ, और वो जुमले कितने, अभी आपने लेटेस्ट अगर देखा हो, जी हाँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, जी हाँ। और रेडियो पर चुनाव से पहले जो वो उनका विज्ञापन आता था उसकी भाषा दूसरी थी, क्योंकि तब वो चुनाव जीतने के लिए जनता से कहते कि भाई पिछली बार आपने हमको, हम पीछे रह गए, कम रह गए, तो हम काम नहीं कर पाए, इस बार आप हमको दीजिए। जीत गए, 67 उनके विधायक जीत के आ गए पार्टी के, तो उनकी वो जिसको आप कहते हैं टैगलाइन, उनकी विज्ञापन की टैगलाइन बदल गई। जी हाँ। है ना, फिर उसमें कहना शुरू किया कि अब आपने हमको ये कर दिया, हम करके दिखाएंगे। आज ही मैं देख रहा था उनके तीसरी टैगलाइन आ गई है कि हमने जो कहा वो कर दिखाया, यानी टैगलाइन कोर्स ऑफ एक्शन को तय कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो टैगलाइन की हम बात करते हैं, क्या उस टैगलाइन का वोटर पर असर पड़ता है? मेरे जैसे आदमी पर तो कोई असर नहीं पड़ता। सर आपका क्या सोचना है? मीडिया का जो रोल है वो, जैसे आपने भी पहले वजह फरमाया कि वो कैटलिस्ट का रोल है, बात को पहुंचा देते हैं, लेकिन सुनना वो चाहते हैं। वो जो आपने क्या बदलाव नहीं, मोदी ने सिर्फ यूथ को जो टच किया अक्रॉस द कास्ट एंड कम्युनिटी। हमारे यहाँ बड़ी बदनसीबी की बात यह कि मीडिया पर रिसर्च नहीं होती है। मीडिया का कोई रिसर्च जर्नल आपको नहीं मिलेगा जिसमें क्वार्टरली रिसर्च आर्टिकल आए कि इसका इम्पैक्ट कितना हुआ है। आपने कहा मीडिया कैटलिस्ट का काम कर रही है, लेकिन प्री पोल सर्वे और मल्टी फेजेस इलेक्शन में एग्जिट पोल, इसमें मीडिया द्वारा कायम की जाने वाली राय और फिर उससे जो मतदाता गुमराह होते हैं या फिर अपनी राय कायम करते हैं, और इससे जो वोटिंग परसेंटेज से लेकर के और चुनाव परिणाम तक, चुनाव उम्मीदवार का भविष्य तक प्रभावित होता है। इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। एक मिनट पांडे जी, मैं प्रिंट मीडिया के जर्नलिज्म के नाते सन 80 में जो इलेक्शन लोकसभा का हुआ, उसमें इंडियन एक्सप्रेस के एक वरिष्ठ साथी थे ए सिद्दीकी साहब, बहुत कम बोलते थे, बहुत कम खाते थे। उनके साथ मैं वेस्टर्न यूपी के दौरे पर गया, और वो चंद्रशेखर के व्यक्तिगत मित्रों में से एक थे। उनके जो 4-5 मित्र थे उनमें से एक सिद्दीकी साहब थे। मैंने उनसे पूछा, भाई सिद्दीकी भाई आपको क्या लग रहा है? उन्होंने कहा ये इलेक्शन मिसेज गांधी की कांग्रेस पार्टी 320 सीट ले जाएगी। मैंने कहा आप और चंद्रशेखर जी के दोस्त होते हुए ये बात कह रहे हैं? उन्होंने कहा इसमें चंद्रशेखर से दोस्ती की बात क्या? सिंपल अर्थमेटिक है कि 10% वोट जनता दल से कटी और 10% कांग्रेस को प्लस हुई, तो 20% का फर्क बन गया। बोले 20% में 150 से सीट हो जाएंगी 320। उन्होंने ये अर्थमेटिक बिना टेलीमीटर के और इस सब के मुझे समझा दिया, जो मुझे आज तक याद है। उसके बाद का एक छोटा सा इंस्टेंस और दूँ, 84 में मैं मेरठ पोस्टेड था, मेरठ से देहरादून में गया, रास्ते में ढाबे वाले से, पान वाले से, इन सब से पूछता हुआ, सब ने कहा जी पंडिताइन मार लिया, अब का तो हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। और मैं वहाँ से लौट के मैंने अपने दोस्त से ये कहा, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में 85 सीट थी लोकसभा की, मैंने कहा 85 की 85 गई। उसने कहा लिख मत देना, जस्टिफाई आप इसे कर दोगे, लेकिन ये तो आप लिख मत देना, ऐसा हो नहीं सकता।
तो उसके बाद में प्रणब रॉय जो आज मशहूर आदमी बने हैं वो उसी वजह से बने। सर, आप क्या जो ओपिनियन पोल की, एग्जिट पोल की बात की तो बुनियादी रूप से दो चीज़ें हमको समझनी चाहिए। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में फ़र्क है। जी हाँ। ओपिनियन पोल जो है वो चुनाव से बहुत पहले होता है, एक आकलन होता है, एक अनुमान होता एक है मोटा कि मोटी तौर पे किसकी हवा चल रही है, किस तरह के मुद्दे हैं और मुद्दों पर किसका झुकाव किस तरफ को है, उससे एक अनुमान लगाया जाता जी है। हाँ। और दूसरा है एग्जिट पोल, जो चुनाव के बाहर के टाइम पर बाहर जो लाइन में लोग खड़े उनसे पूछ कर किया जाता है। मेरे पास दो उदाहरण हैं जिसके ये इनकी जो कितनी ये सच्चे हो सकते हैं, कितनी अच्छे निकलते हैं। जमीनी 1986 की बात है, मैं केरल गया था, केरल विधानसभा का चुनाव था। जी हाँ। और मैं उस दिन वहीं पे वोटिंग के टाइम पे मैं किसी पोलिंग बूथ में गया, मैंने किसी से पूछ लिया, मैंने कहा किसको वोट देंगे। तो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी और अच्छी बात थी। उसने कहा कि हु आर यू, व्हाई शुड आई टेल यू, कि मतदान और गुप्तदान में हाँ, मैंने कहा वोट इज माई वोट इज कॉन्फिडेंशियल। हाँ, लेकिन वही बात आप उत्तर प्रदेश में चले जाए, बोले हमने तो यूपी में इसको देना है, उसको देना है, फला, ऐसा। ये एक फ़र्क है। और ओपिनियन पोल में क्या है, ओपिनियन पोल बेसिकली ये मार्केट है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब वो कहते हैं ना, जननी आविष्कार की जननी वो होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो समय के हिसाब से 1991 के बाद इस देश का जो पूरा तंत्र है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया आर्थिक उदारीकरण की वजह से। अब हर चीज़ मार्केट से जोड़ के देखी जाती है और चुनाव भी मार्केट का एक वो उपादान बनता है। जी। प्रणय रॉय का नाम आया और उससे एक अपने विनोद दुआ, ये दो उस समय हुआ करते जो साइकोलॉजिस्ट थे यहाँ के। ये लोग कहीं जाते नहीं हैं। तो ओपिनियन पोल अगर आप मेरे से पूछें मैं किस मूड में हूँ, मैंने ठीक है यार मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। दोबारा आया मेरा मूड ठीक है, नहीं कांग्रेस से बेकार है। तो उस पर डिपेंड करता है। सर, आपने बाजार की चर्चा की कि बाजार आज मीडिया को और चुनाव दोनों को प्रभावित कर रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है और अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो शामिल होते हैं। क्या कारण है कि आज बदलते समय में मीडिया सिर्फ इलेक्शन के टाइम डेवलपमेंट के इशूज़ को फोकस करती है, उसका लेखा जोखा करती है, लोगों को उसके बारे में अवेयर करती है, बीच का जो समय होता है उसमें डेवलपमेंट का बड़ा हिस्सा जो एक मेजोरिटी ऑफ सेक्शन है मीडिया का, उसके स्क्रीन से उनकी नज़र से गायब रहता है। ऐसा मैं मीडिया का बचाव नहीं करूँगा और न मैं उसके लिए यहाँ पर हूँ। जैसे मीडिया के साथ क्या है, मीडिया भी तो सोसाइटी का ही एक बाई प्रोडक्ट है। जी हाँ। जो सोसाइटी में जो गिरावट आई है उसका असर मीडिया पर भी पड़ता है। अच्छा। और आज की तारीख में मीडिया की प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। जी। आज की प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हमने ये खबर लिखी और इसकी एवज में मुझे कितना पैसा मिलेगा। मुझे का मतलब मालिक को कितना पैसा मिलेगा। मालिक आज ये देखता है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का यार इसका अपर ख़राब है, सोल ठीक करना है। तो जब इस किस्म की जगलरी की जाएगी मार्केट भाषा के साथ और प्राइस रिवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जनरल मैनेजर ने कहा है, उसने अखबार के मास्क और प्रिंट लाइन को इन शब्दों का नाम दिया है कि ये ब्रांड मैनेजर, ब्रांड तो ब्रांड मैनेजर वो कहते थे टाइम्स ऑफ इंडिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया बेरिंग कोलमैन कंपनी। तो जब मार्केट इस तरह से प्रभाव करेगी तो अब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो एडिटर हों, चाहे करस्पॉन्डेंट हो, चाहे जिस पद पर, वो तो एक उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो पॉलिसी उस मालिक ने बनाए रखी है और जो उनका इंटरेस्ट जुड़ा। और हाँ, और मालिकों के लिए ये इंटरेस्ट नहीं है मिशन बेस में। पहले कहा कि आज की तारीख में पत्रकारिता मिशन नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से समय ने और चुनाव ने अपने को बदला, मीडिया ने भी अपने को बदला। 2014 का लोकसभा चुनाव और 2015 का दिल्ली का विधानसभा का चुनाव, ये दो अहम मोड़ हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और सोशल मीडिया, तीनों पर खासा प्रभाव और तीनों ने लोगों पर खासा प्रभाव डाला है। ये एक परसेप्शन हो, आपने जो बार बार कहा कि 2014-2015 में मीडिया का रोल नहीं, लोगों का परसेप्शन था। 1993 आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया ने 2014 और 15 में लोगों के मतों को, लोगों के व्यूज को प्रभावित नहीं किया? कोई प्रभावित नहीं करा, सिर्फ इन्फॉर्म किया। मैं इनसे 100% ये हम लोगों का सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हम खुद अपने आप। लेकिन सर, जो सोशल मीडिया पर युवाओं की भागीदारी और 10% नए युवा जुड़े 2014 के वोटिंग परसेंटेज में। हाँ। सोशल मीडिया एडिटर की टायरेनी के खिलाफ पैदा हुआ है। एडिटर की डिक्टेटरशिप के खिलाफ सोशल मीडिया हुआ। अगर मुझे कोई कमेंट करना हो
पहले मैं एक कागज़ लेता था, टाइप करता था, उसको पोस्ट करता था, 3 दिन बाद पहुंचता था। वो लेटर्स टू द एडिटर 4 या 5 छपते थे, उसमें एडिटर साहब को पसंद नहीं आया तो उन्होंने फेंक दिया। आज सोशल मीडिया में मेरे पास इमीडिएट रिएक्ट करने के लिए ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, मेरा ब्लॉग भी है और साइट्स भी हैं। मैं उसमें अपने मन की बात बिना किसी एफर्ट्स के टाइप में अगर जानता हूं तो मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात कह दूं। इलेक्शन भी मार्केटिंग है, लाइफ भी मार्केटिंग है। इससे आगे हम बढ़ते हुए अगर बात करें, अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा आमतौर पे सुनी जा रही है कि सनसनीखेज कवरेज हो या इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हो, कैंडिडेट का प्राइवेसी हो, इसमें अरुण जेटली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तक का ऐसा मानना था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। 2 चीज़ों को मिला रहे हैं, और वो जो एक तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट का, दूसरा जो अरुण जेटली एज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की बात, जी हाँ, वो उसमें एक टर्मिनोलॉजी और है, इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेटरी। जी हाँ, कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या कोई राज्य सरकार हो, वो मीडिया पर किसी किस्म का रेगुलेशन नहीं लगाना चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि मीडिया के लोग खुद मिल करके अपने लिए ही एक नियमावली बनाएं, अपने लिए रेगुलेशन बनाएं कि वो ऐसा ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये ठीक है, ये बुरा है। यही बात इलेक्शन के संदर्भ में भी लागू होती है। तो अब ये एक तरह का कंट्रडिक्शन है। आपने सेल्फ रेगुलेशन की बात की तो कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। अगर आपने रेगुलेशन इम्पोज किया तो ये पूरी कम्युनिटी सरकार के खिलाफ होगी, तो इसलिए सरकार उससे बचना चाहती है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर तो कोई रेगुलेशन हो ही नहीं सकती सिवाय सेल्फ रेगुलेशन के। जी सर, आप दोनों ने इस तरह की चर्चा की कि मीडिया एक तरह का वो सेल्फ रेगुलेटरी हो, उन पर किसी तरह की बंदिशें न लगाई जाए, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि मीडिया तेलंगाना में गई हो या दिल्ली में ही कई जगह पे कुछ चैनलों को सप्रेस करने की कोशिश की गई, तो या किसी कॉरपोरेट हाउस के द्वारा या फिर राजनीतिक पार्टी के द्वारा समय समय पर मीडिया को भी सप्रेस किया जाता है। इस पर आपका क्या मानना है? कई जगह मीडिया भी गलत होता है। मीडिया का रेगुलेशन तो बात की बात है, पहले तो मीडिया की जिम्मेदारी पर हम बात करें। हाँ। इसको कहते हैं नैतिकता की बात। अगर जो सामने वाला, ये तो प्राकृतिक न्याय के भी खिलाफ है, आप जिसके खिलाफ कह रहे हैं आप उसका पक्ष ही नहीं रख रहे हैं। तो ज़्यादातर मीडिया के साथ, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी यही हाल। तो सबसे पहले तो जो क्या कहते हैं रेगुलेशन तो बात की बात है, पहले तो आप अपने आप को नैतिक रूप में तैयार तो करें। 5 Ws और 1 H कौन फॉलो करता है? आप अखबार में खबर पढ़ लीजिए, ये पता नहीं चलता कि घटना कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई, एक बड़ी गिरावट, हाँ क्या, कब, क्यों, कहाँ और कौन। ये अगर आप ये जो बेसिक एलिमेंट नहीं देंगे, हर आदमी कहता है NEWS, क्या है न्यूज़? वो 4 दिशाएं हैं भाई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। जी हाँ, बहुत बड़ी वो तो उनसे जो चीज़ें निकल के आती हैं चारों तरफ। तो इसलिए एक पत्रकार की निगाह जो है वो पैनी भी होनी चाहिए और चारों तरफ होनी चाहिए, ओवरऑल सारा डायमेंशंस उसमें। हम चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाएंगे चूँकि समय का भी दबाव है। तो संक्षेप में अगर हम यह जानना चाहें कि जैसा कि आपने शुरू में कहा था, मीडिया एक मिशन के तौर पर होना चाहिए, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि इसमें गिरावट है, तो उस मिशन को बनाए रखने के लिए और कॉरपोरेट का जो आज दबाव है या कॉरपोरेट के समय में मीडिया के भविष्य को बतौर एक्सपर्ट आप कैसे आंकते हैं? पहले आपसे जानिए। देखिए, मीडिया को आप समाज से अलग करके नहीं देख सकते, और समाज में गंदगी है तो मीडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो उससे कैसे बच के निकले। मीडिया आज की तारीख में हम ये कहें कि धर्मात्मा हो जाएगा, उसकी हम बात नहीं करते हैं। बुनियादी रूप से जो मेरा पहला सवाल था, बुनियादी रूप से नैतिकता, ईमानदारी और कार्य के प्रति आपकी लगन, अगर 3 चीज़ें हैं तो मीडिया पर कोई लांछन कभी भी नहीं लग सकता। आज की तारीख में ऐसा लगता है कि कहीं ये तीनों चीज़ें एक पत्रकार की उससे छिनती जा रही हैं धीरे धीरे। उसके कारण क्या है, उनके हमको तलाश करना चाहिए, और राष्ट्रीय जो मुख्य धारा है उसमें पत्रकार की अपनी एक भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। जी, आपका सर? पांडे जी ने जो बात कही बिल्कुल 100% सही है। अगर हम नहीं संभलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज जो डिक्लाइन हो रहा है मीडिया का, व्यूअर का, रीडर्स का, फर्जी आंकड़े बना के आप चाहे जितना कर लीजिएगा कि हमारी TRP इतनी है, हमारे अखबार का सर्कुलेशन इतना है, नए नए अखबार आ रहे हैं, मैगजीन आ रही है। हकीकत ये है कि आम आदमी सब आपके बारे में जानता है कि आप क्या कह रहे हैं। पहले किसी अखबार में एक खबर आती थी, पार्लियामेंट बंद हो जाती थी, स्टॉल हो जाती थी, उस खबर की अहमियत होती थी। नैतिकता, आप चाहे सोशल मीडिया में हो, प्रिंट में हो, आप में इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई बात गलत हो गई तो आप
ईमानदारी से उसको मान लीजिए कि मुझसे गलती हुई। सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन में अगर मुझे ही महसूस हो कि मैंने ये गलती यहाँ करी है तो मेरे सीखने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर मैं यही महसूस नहीं करूँगा, इन्हीं की बात को एक चीज़ और उसमें जोड़ी जा सकती है कि एक तो जिम्मेदारी नैतिकता तो अपनी जगह है, पत्रकार अगर ये पार्टी बन जाता है ना जब, तो तकलीफ होती है और उससे उसका वो अपने उससे काम से भटक जाता है। पत्रकार का काम होता है निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी जो मेन उसका है। हम अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखेंगे तो हम न अपने साथ न्याय कर पाएंगे और न समाज के साथ और न पत्रकारिता के साथ। बिल्कुल। मीडिया एक मिशन के तौर पर होना चाहिए। मीडिया लोगों के बीच से निकले हुए तथ्य और निकले हुए विश्लेषण होनी चाहिए। इन दोनों विशेषज्ञों ने अपने अपने राय बदलता चुनाव और मीडिया की भूमिका के ऊपर रखा। सर, आप दोनों हमारी स्टूडियो में आए। मीडिया पत्रकारिता की धर्म, निष्पक्षता, नैतिकता और किस तरह से मीडिया एक मिशन के रूप में आगे बढ़ता रहे, कैटलिस्ट का काम करता रहे, अपनी जवाबदेहियों से लोगों को अवगत और प्रभावित करता रहे, योगदान देता रहे, इस पर आपने चर्चा की। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम चर्चा में इस तरह की चर्चा को लेकर के हम आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।